नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। पूरे देश में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में भी एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना लोगों को जागरूक करने और उन्हें उनके कर्तव्यों के बारे में बताने के लिए जारी की गई है। सरकार ने साफ कहा है कि हर व्यक्ति को जनगणना अधिकारी को सही जानकारी देना कानूनी रूप से जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर जानकारी छुपाता है या गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं कि जनगणना कब और कैसे होगी। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान घरों और उनसे जुड़ी सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस बार एक खास सुविधा दी गई है जिसे स्वगणना कहा जाता है। इसमें लोग खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकते हैं। ये सुविधा पहले चरण से 15 दिन पहले उपलब्ध होगी। पूरी जनगणना इस बार डिजिटल तरीके से होगी, यानी मोबाइल, टैबलेट या ऑनलाइन माध्यम से डेटा भरा जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या की पूरी और विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। हालांकि हिमाचल के ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में ये प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी, ताकि मौसम की परेशानी ना आए। सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो जनगणना अधिकारियों का पूरा सहयोग करें और सही और सटीक जानकारी दें। जनगणना के दौरान जो जानकारी ली जाएगी उसमें घर की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई, धर्म और आर्थिक स्थिति जैसी बातें शामिल होंगी। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाएं बनाती है। इसके अलावा चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण और आरक्षण तय करने में भी जनगणना के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं आपकी जिम्मेदारी की। जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वो जनगणना अधिकारी द्वारा पूछे गए सवालों का सही जवाब दे। साथ ही अपने घर या परिसर में अधिकारी को आने देना भी जरूरी होगा। हालांकि स्थानीय परंपराओं और रीतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट भी दी गई है। जैसे कुछ परिस्थितियों में महिलाओं को अपना नाम बताने से छूट मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, सवालों का जवाब देने से मना करता है या जनगणना के काम में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माना लगाया जा सकता है और गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है, जो 3 साल तक हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति जनगणना के काम में दखल देता है तो उसे 1000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात, आपकी जानकारी की सुरक्षा। सरकार ने साफ कहा है कि जनगणना के दौरान ली गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। इसे किसी भी अदालत या कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति इन रिकॉर्ड्स को देख नहीं सकता। इसीलिए आपको बिना किसी डर के सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। अब अगर इसका राजनीतिक विश्लेषण समझे तो यह स्पष्ट होता है कि जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सत्ता और प्रतिनिधित्व को भी प्रभावित करती है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, जिससे यह तय होता है कि किस क्षेत्र की कितनी राजनीतिक ताकत होगी। इसी तरह आरक्षण भी जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर तय होता है, जिससे अलग अलग वर्गों की राजनीतिक भागीदारी प्रभावित होती है। इसके अलावा सरकारें इन आंकड़ों का उपयोग नीतियां बनाने और योजनाएं तैयार करने में करती है, लेकिन राजनीतिक रूप से यही डेटा वोट बैंक की रणनीति बनाने में भी काम आता है। डिजिटल जनगणना के कारण डेटा ज्यादा तेज और सटीक तरीके से मिलेगा, जिससे सरकार के पास विस्तृत जानकारी होगी। हालांकि इसके साथ ये सवाल भी जुड़ा रहता है कि इस डेटा का नियंत्रण किसके पास होगा और इसका उपयोग किस तरह किया जाएगा। इस तरह देखा जाए तो जनगणना एक प्रशासनिक प्रक्रिया के साथ साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया भी है, जो देश की नीतियों, संसाधनों के वितरण और लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित करती है। अब इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।